नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात। देहरादून में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी बात। कहा, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का मिला मौका। मुख्यमंत्री धामी ने नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। पैसिफिक होटल में भाजपा संगठन के समापन सत्र में की शिरकत। ज्योतिर्मठ नगर में भालुओं का आतंक बरकरार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की 4 टीमें कर रही गश्त। क्यूआरटी ने संभाला मोर्चा। रात में घरों से न निकलने की अपील। खटीमा में नशे के सौदागरों पर नकेल आबकारी टीम की जंगलों में छापेमारी जारी। अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियां नष्ट। उत्तराखंड में मौसम शुष्क। रात के वक्त तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। चारधाम यात्रा ने भी पकड़ी रफ्तार। केदारनाथ में 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर उतारे गए प्रत्याशी की, जहां मनोज रावत को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम से पर्दा हटा दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने की प्रत्याशी की घोषणा। पूर्व विधायक मनोज रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज रावत। लंबे समय से मनोज रावत के नाम की चर्चा थी। पर्यवेक्षकों ने सर्वे के बाद हाईकमान को भेजा था नामों का पैनल। कांग्रेस हाईकमान ने मनोज रावत के नाम पर मुहर लगा दी है। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के कार्यक्रम के 115वां एपिसोड प्रसारित हुआ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का मौका मिला, जो उनके लिए खास था। उन्होंने कहा कि 2 महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। उन्होंने कहा 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। देहरादून में आईएसबीटी परिसर में प्रधानमंत्री मन की बात का 115वां संस्करण कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने तमाम निगम के कर्मचारियों के साथ सुना। तो वहीं सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, नागरिकों को एकजुट करने और विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने त्योहारों के समय में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की। साथ ही उन्होंने डिजिटल फ्रॉड के प्रति भी लोगों को जागरूक रहने की अपील की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। तो मन की बात कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को देश के पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम पूरे देश में होता है। डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की गई। एक बूथ पर मास के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात का संदेश होता है और हमारे सब कार्यकर्ता हर माह के अंतिम रविवार को उस कार्यक्रम पहुंचते हैं। और मैं आज डोईवाला के इस बूथ पर यहाँ उपस्थित रहा। मोदी जी का उद्बोधन, मोदी जी का संदेश, ये जहाँ विकसित भारत के लिए एक सार्थक संदेश के रूप में है, वहीं मोदी जी ने जो हर क्षेत्र में विकास के लिए जो आम नागरिकों को, वैज्ञानिकों को, हर क्षेत्र के उपलब्धि भरे नौजवानों को जो उद्गृत करते हुए सबके सम्मुख रखते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी लगातार मोदी जी का से जुड़ने वाली ये संख्या बढ़ती है और एक व्यापक रूप से देश के अंदर मोदी जी का जन समर्थन।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा काल में रुड़की का मेन सोलानी नदी का पुल और मंगलौर के लिवरहेड़ी के पुल का आज तक निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने दीपावली पर्व के मद्देनजर पत्रकारों और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर पहाड़ी और मैदानी व्यंजनों का आनंद भी लिया। गरीब लोग चाहे वो ग्रीन कार्ड धारक हो या लाल कार्ड, पूरे हरिद्वार के अंदर हजारों लोग हैं, हजारों जिनमें ज्यादातर लोग असंगठित हैं, मौन है और असंगठित हैं, इसलिए उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं उनकी आवाज, कांग्रेस उनकी आवाज बन करके कहना चाहती है कि भाई यूनिटी ढूंढने का काम तो करो। ये यूनिटी को काट रहे हैं, लाल में भी काट रहे हैं, सफेद में भी काट रहे हैं। सफेद में तो विशुद्धता पूर्वक काट रहे हैं। परिवार के 12 सदस्य हैं तो 2 किसी की मौत हो जा रही है, कोई ढूंढने वाला नहीं है, कोई और आपके द्वारा साथ किया, बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लगातार गन्ने का जो है, पहले हमने मूली के लिए धरना प्रदर्शन किया और अब जो है सत्र को चलाने के लिए भी हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे हम अपने विधायकों के द्वारा विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। भले ही निकाय चुनाव की तिथि अभी तय नहीं हो पाई हो, पर 4 बार के सभासद और जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नेता मोहम्मद शफी एडवोकेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावा किया कि अगर मंगलौर नगरपालिका परिषद का चेयरमैन बनने के बाद कोई कस्बे का विकास कर सकता है तो वो सिर्फ वही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के खेमे में 4 नेता अपनी अपनी चेयरमैनी के अलग अलग दावे कर रहे हैं, पर कोई भी इतना सक्षम नहीं जो चेयरमैन बनने के बाद मंगलौर का विकास करा सके। आप पहले देख ले कि इसमें इस्लाम चौधरी और डॉक्टर शमशाद, उनकी माँ, उनके भाई 2 बार चेयरमैन रह चुके। कितना विकास इस मंगलौर के अंदर किया गया है वो आप सबके सामने है। दूसरी बात यह है, हमारे मंगलौर की पब्लिक को हम बार बार इस बार में जागरूकता करते हैं, इस बार में उन्हें जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति को वोट दें जो आदमी आपका और आपके मंगलौर का और आपके शहर का विकास कर सके, आपके शहर को विकास के पथ पर अग्रसर कर सके और मंगलौर को तरक्की के एक नए आयाम पर ले जाए। आप ये देखिए 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं। आज भी मंगलौर जो है, जो पुराने टाइम में कभी तहसील कहलाता था, आज मंगलौर जो है वो कस्बा बन गया है। और आप ये देखिए पास के आसपास के गांव जो नाथुखेड़ वगैरह है, उनसे भी बेटर, उनसे भी बदतर हालात है हमारे मंगलौर के। मंगलौर की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि इस बार मंगलौर नगर पालिका चुनाव में किसी पढ़े लिखे समझदार आदमी को, जिससे मंगलौर क्षेत्र की सब समस्याओं की जानकारी हो, अच्छे घर से हो, पढ़ा लिखा हो, जो नगर पालिका के लिए राज्य सरकार से योजनाएं ला सके और योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी के साथ कर सके, ऐसे कैंडिडेट को नगर पालिका का चेयरमैन बनाना चाहिए। और मेरी नज़र में मोहम्मद शफी एडवोकेट इन काबिलियतों को पूरे करने वाले कैंडिडेट हैं। हरिद्वार जिले में अपनी तेज तर्रार छवि से लेडी सिंघम के नाम से मशहूर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता से सभी का दिल जीत लिया। जहां अनीता भारती ड्रग्स माफियाओं के लिए सख्त अधिकारी हैं, तो वहीं मजबूर और बेसहारा लोगों के प्रति उनका मिजाज बेहद नरम है। इसी नरमी और इंसानियत का भावनात्मक दृश्य बहादुराबाद के वृद्धा आश्रम में देखने को मिला, जहां दिवाली के मौके पर अनीता भारती बुजुर्गों से मिलने पहुंची। आश्रम में बुजुर्गों का दुख दर्द सुनकर अनीता भारती खुद को रोक नहीं पाई और उनकी आंख से आंसू छलक उठे। उनकी भावनाओं को देख बुजुर्ग महिलाएं भी भावुक हो गईं।
चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। शनिवार शाम को बुजुर्ग महिला के घर के आंगन में ही हमला कर घायल कर दिया। गुलदार ने महिला के पैर में अपने नाखून और दांत गड़ाए। महिला को रविवार को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धन सिंह, अधिकारी और परिजन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टर मानसी ने महिला का उपचार किया। डॉक्टर मानसी ने बताया कि महिला की स्थिति खतरे से बाहर है। बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है। काली कुमाऊं रेंजर राजेश कुमार जोशी ने वन विभाग की टीम के साथ रविवार सुबह घटनास्थल का निरीक्षण किया। गुलदार प्रभावित क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी गई है। उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया है। स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है, ज्यादा चोट नहीं आई है, पर एक बार अभी चंपावत में फिजिशियन के लिए रेफर कर रहे हैं। स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है, अभी ठीक है, स्टेबल है पेशेंट। आपको करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में वहाँ पर गुलदार के द्वारा इनको घायल किया गया है, जिनको वहाँ से गाँव से यहाँ लाया गया संडे के दिन, और इनका यहाँ पर लोहाघाट चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग अब मौके में जाके इसमें ट्रैप कैमरा या इत्यादि जो भी होता है, जिससे कि इसके मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या इसका मूवमेंट है, और उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। हम लोगों ने ट्रैप कैमरा लगाया, आदमी वहाँ निगरानी करा रात दिन, और ऐसी कोई घटना अभी तक वर्तमान में नहीं है। रात लगभग 8 बजे की घटना है। गुलदार बकरी को गोठ किया था। इसी बीच महिला देव की देवी बकरी की आवाज़ सुनकर बाहर आई, तो गुलदार बकरी को छोड़कर महिला पे झपट गया। इसी बीच अड़ोस पड़ोस के द्वारा हल्ला गुल्ला करने पे गुलदार गांव की ओर भाग गया। तो फिर आपने वन विभाग की जा रही, तो वन विभाग द्वारा मौके पे अभी आया गया है। उनके द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई है। बाकी मुआवजा वो मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद और उपचार अभी लोहाघाट सामुदायिक से चंपावत डिस्ट्रिक्ट में रेफर किया जा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। खबर टिहरी से है, जहां प्रतापनगर के उपली रमोली के 11 गांव ने बाकायदा समिति बनाकर गांव में शराबबंदी का निर्णय लिया है। पिछले 1 माह से शराबबंदी को लेकर संघर्षरत आंदोलनकारी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी सिंह पवार और उनके सहयोगी पत्रकार केशव ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजपाल राणा ने बैठक की। गांव में समिति बनाकर लोगों ने शराब न पीने की शपथ दिलाई। साथ ही शादी समारोह और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। लोगों को जरूरत थी, किसी ने मुद्दा उठाना था, लोग चाह रहे थे कोई उठाए, और हमें भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है, मुझे ये काम सौंपा है। इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये भगवान नागराजा की माँ भगवती की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं, लोगों के अंदर एक कम्युनिकेशन था। लोग जानबूझ के नहीं ला रहे थे। लोग हरी के थैले उड़ाएंगे, तैन ले आए तो मैं भी लो, तैन ले आए तो मैं ले लो। अब जब बंद होगी तो बंद हो जाएगा। इसमें ये बहुत बढ़िया पहल हो गई। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आप सबको। ये उपली रमोली के अलावा इसके बाद क्या आगे का? अभी शुरुआत है। अभी शुरुआत है। जिस दिन हमारी 23 ग्राम सभा ठीक हो जाएगी, पैक हो जाएगी, उस दिन जो है फिर लमगों में देखेंगे आप 23 ग्राम सभा। और हम इस मुहिम को इसलिए चला रहे हैं कि हमारा समाज जो गर्त की ओर जा रहा है, नशे की प्रवृत्ति में हावी हो रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए हमें हर ग्राम पंचायत में मातृशक्ति और नौजवानों और बुजुर्गों का साथ मिल रहा है। और यहाँ एक शराब क्या, ये ऐसा भी शराब हो गया है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी नशे ही में झूलेगी और कहीं विकास कार्य नहीं दे पाएगी और स्वयं का विकास भी नहीं कर पाएगी। तो इस मुहिम में जितने गांव ने हमारा समर्थन किया, बुरकोट, मोहलिया, बेड़लोगी और कंडियालगों उपला ग्राम पंचायत नई बनी है, और वो भी बधाई के पात्र। उन्होंने फुल पुरजोर सहयोग देने का काम किया है। और पूर्व में जो कंडियालगांव ग्राम पंचायत है सयान खोला वाली, उन्होंने भी पूर्व में भी सहयोग दिया, और वर्तमान में समय में भी सहयोग। पांडगांव और महरगांव में भी आज हमारी बैठक।
हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को एक बड़ी राहत मिली है। आखिरकार कालू सिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम सहमति बना ली गई है। जिला प्रशासन और मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के साथ हुई वार्ता के बाद आम सहमति बना ली गई है। प्रशासन ने कहा है कि कालू सिद्ध मंदिर को बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा और 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण साथ ही फुट ओवरब्रिज का निर्माण चौराहे पर होना है, जिसको देखकर अब आम सहमति बना ली गई है। हाँ सर, ये प्रशासन से ये सहमति बनी है, जगत के हित के लिए। वो कह रहे रोड चाहिए सर चौड़ी, हाँ सर, उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें, है जी। इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं आपकी, इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। ये अपना बाजार के इधर या आप ये जगह दे दिए सर इन्होंने, इसके इधर आपका मंदिर, ये दर्शन होंगे फिर आपके। की बातों से संतुष्ट हो आप, सहमत हो? अब ये बना के दे देंगे ना, संतुष्ट है, सहमत है भगवान। हाँ तो बढ़िया है, फिर तो सही है, वरना परेशान करें तो अच्छी बात नहीं है सर। हाँ हमारा जो हमारा हल्द्वानी में रोड वाइडनिंग का वर्क चल रहा है, उसमें मंगल पड़ाव से रोडवेज के मध्य अन्य संरचनाओं के साथ साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान कालू सिद्ध मंदिर भी है। और जिला प्रशासन के द्वारा विगत 3-4 माह से लगातार समिति के साथ समन्वय करके उनसे बातचीत की जा रही थी। उसी क्रम में आज बरेली से महंत कालूगिरी महाराज जी अन्य अपने साधु संतों के साथ आए थे। उनके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में एक बैठक हुई और उनके द्वारा शहर से इस बात की सहमति दी गई है कि व्यापक जनहित में और लोकहित में इस मंदिर को नए स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा, क्योंकि मंदिर जहां पर पौराणिक रूप से स्थापित है उसी के बगल के स्थान को इसके लिए चिन्हित किया गया है। और 12 मीटर रोड वाइडनिंग में जो हिस्सा आ रहा है उसको नए स्थान पर नए मंदिर का निर्माण करते हुए वहां पर मंदिर शिफ्ट किया जाएगा। जी, आज मंदिर समिति के साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब के साथ संयुक्त रूप से बैठक हो गई है, उस पर एक आम सहमति बन गई है। हम लोग अब यहाँ पर मंदिर को जो हमारा करीब यहाँ से 12 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को भी प्रपोज किया हुआ है, उसके हिसाब से एक मार्किंग करते हुए अब इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो शहर के चौड़ीकरण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था यहाँ पर, और इस पर शुक्र है कि सभी लोगों ने आम सहमति बना ली है। ये हर्ष का भी। भारत का प्रथम गांव नीतीमाणा घाटी के जनजाति कल्याण समिति के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी से भेंट वार्ता की। जिला कार्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर नीतीमाणा जनजाति कल्याण समिति का शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इसी कड़ी में नीतीमाणा जनजाति कल्याण समिति के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी के समक्ष जनजाति गांव को जीवंत ग्राम में शामिल करने का अनुरोध किया। इस दौरान समिति के संरक्षक हरीश परमार ने कहा कि अभी तक जीवंत ग्राम योजना में नीतीमाणा घाटी के मात्र 9 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जबकि अन्य जनजाति ग्राम 6 महीने तक अपने मूल गांव में निवास करते हैं। उन गांव को भी जीवंत ग्राम में शामिल किया जाए। कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी आने वाले दिनों में बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगा। जिला प्रशासन के स्तर पर इसकी जमीनी तैयारी रात दिन चल रही है। एक तरफ जहां शहर के चौराहे चौड़े हो रहे हैं, वहीं जाम वाली जगह भी अतिक्रमण तोड़कर साफ करने की तैयारी की गई है। आने वाले दिनों में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में खूबसूरत चौराहे, खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई देंगी। दरअसल हल्द्वानी की तस्वीर और तकदीर पीएम मोदी के द्वारा दिए गए 2600 करोड़ रुपए के बजट से बदलने जा रही है। इसी बजट से शहर को एक नई दिशा देने की तैयारी है, जिसके लिए सीवर ड्रेनेज के साथ ही शहर के 13 बड़े चौराहों को इतना चौड़ा करने की है ताकि जाम न लगे। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों का चौड़ीकरण का कार्य हमारा गतिमान है। इसमें इस कवायद में हमने रोडवे स्टेशन से मंगल पड़ाव वाले मार्ग में जो राइट साइड में हमारा स्टेडियम की ओर को है, इसको चौड़ा कर लिया है और इसमें विद्युत पोलों की शिफ्टिंग का भी काम अब पूरा हो चुका है। तो अब हम फाइनली जो है इसमें एक बीसी की लेयर होती है वो बिछा देंगे। इसके अलावा लाल डाट पीली कोठी चौराहे में भी हमने डीबीएम का करीब 80% काम कर लिया है। आज रात को हमारी फिर मशीनें वहाँ पर चलने वाली हैं, तो हमारा जो डीबीएम की जो पहली लेयर होती है वो वहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आज दिन में नरीमन चौराहे पे भी एक साइड का हमने
चौड़ीकरण का काम, हॉट मिक्स का, डीबीएम का काम हमने कर लिया है। प्रदेश में रोडवेज बसों से सफर अब और आरामदायक हो गया है। बता दें कि उत्तराखंड परिवहन विभाग को सीएम धामी ISBT से 130 नई बसों का हरी झंडी दिखाकर उन्होंने बड़ी सौगात दी। तो वहीं इसी क्रम में बता दें कि परिवहन निगम में यह 130 नई बसें BS6 मॉडल की बसें हैं जो विशेष रूप से पर्वतीय मार्गों के लिए तैयार की गई हैं। सीएम ने कहा कि BS6 मॉडल की 130 बसों से राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ने का काम करेगी और नए मॉडल की तकनीकी वाली बसों से सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का समावेश किया जाएगा। सीएम ने कहा कि दीपावली पर चालकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफ़र भी आसान होगा। हम निकट भविष्य में आज जहां 130 बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें भी हम इस बेड़े में शामिल करेंगे और भी जो अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को देने के लिए हम आगे भी जो है लगातार प्रयास करेंगे। जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के जिनकी संचालन सेवा का उद्घाटन किया है, इन बसों के आने के बाद लगभग निगम के पास 1600 बसें हो जाएंगी। ये बसें नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बसें हैं, BS6 मानकों वाली बसें हैं, तो ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं। और इन बसों का जो मुख्यतः प्रयोग है वो पहाड़ी जिलों और पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने के लिए होगा, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं, तो उनकी जो लंबी यात्रा को सुखदायक और सरल बनाने के दृष्टिगत इन बसों का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।